Hello and Assalamu alaikum student. During this meeting, I am going to discuss with you about managing knowledge and learning, which is chapter number 10. This is the outline of the chapter. First is the learning objective, then the introduction to the chapter, then there are different sources of knowledge. What are the types of the knowledge? What is organizational learning? Learning as adaptation and the communities of the practice. Then we will discuss about the collaboration, the paradox of the organizational learning, non-learning, the power of learning. After completing this topic, you will be able to explain the basic theories of knowledge management and learning, understand the importance of these theories for organization, examine the benefits and shortcomings of these approaches, understand the challenges that learning and managing knowledge poses for management, and identify organizational practices that encourage learning. So first of all, we need to understand that what is the knowledge and what is knowledge management and the organizational learning. देखिए इसके अलावा हवाले से मुख्तलिफ किस्म के व्यूज़ हैं। पहले आपको व्यू साइकोलॉजी के अंदर नज़र आते हैं अबाउट द थ्योरीज ऑफ लर्निंग के हवाले से, जो कि ज़्यादा फोकस इंडिविजुअल लेवल के ऊपर करते हैं। उसके बाद आपको कुछ व्यूज़ नज़र आते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, जो कि ग्रुप्स के ऊपर और ग्रुप्स लर्निंग के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, सोशल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। बेंड्रा वगैरह की थ्योरीज हैं सोशल लर्निंग अप्रोचेस के हवाले से। फिर आपको कल्चरल अप्रोचेस नज़र आती हैं कि जिस कल्चर के अंदर लोग रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो जाए चाहे सोसाइटी का कल्चर हो जाए, वहाँ भी लर्निंग होती है। हमारा ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी जो है वो ह्यूमंस की लर्निंग के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट व्यूज़, क्योंकि ऑर्गेनाइज हम ये भी सुनते हैं कि नॉलेज इज़ अ पावर, और ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो मुसलसल सीखने के अमल में भी होती हैं। तो इसलिए नॉलेज मैनेजमेंट के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट आर दीज मैकेनिज्म बीइंग अ मैनेजर, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे मामलात में कि आपके टीम मेंबर जो हैं ये नई नई टेक्नोलॉजी सीखें भी और उसको अप्लाई भी करें। तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है कि आपकी इसके हवाले से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये नॉलेज मैनेजमेंट के हवाले से, नॉलेज के हवाले से क्या थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। अब हम देख लेते हैं नॉलेज की डेफिनेशन। नॉलेज की डेफिनेशन इज बेसिकली it's ideas, meanings, understanding, and explanations of how phenomena of interest actually work and acquired by a person through experience or education. अच्छा, नॉलेज जो है वो आपको पता है, जो ह्यूमन नॉलेज है वो मुख्तलिफ आइडियाज़ के हवाले से उसकी डिवीजन हुई हुई होती है, और फिर इन आइडियाज़ को कनेक्ट करके और आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, ताकि जिस फिनोमेना के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हो उसके हवाले से वो नॉलेज जो है वो डेवलप हो जाए। और ये जो डेवलपमेंट ऑफ अ नॉलेज है ये एक्सपीरियंस के ज़रिए से भी होती है, एजुकेशन के ज़रिए से भी होती है। जिस तरह हम कहते हैं एक प्रोफेशनल नॉलेज है, आप मैनेजमेंट का प्रोफेशनल नॉलेज हासिल करने के लिए आप ये किताब पढ़ रहे हैं, आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं ताकि आपको एक प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट वो आप उसको एक्वायर कर सकें, और उसके ऊपर टेस्ट भी किया जाता है आपको, और फिर सर्टिफाई किया जाता है कि जनाब ये नॉलेज आपके पास है या नहीं है, या किस लेवल के ऊपर ये नॉलेज मौजूद है। तो नॉलेज जो है वो आइडियाज़ हैं, वो मीनिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो फिनोमेना जिस पे लोगों का इंटरेस्ट हो उसको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। अभी नॉलेज की मुख्तलिफ डोमेन हो सकती है, नॉलेज के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं, नॉलेज के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। कुछ लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ लोग इंस्टीट्यूशन जिसको हम कहते हैं छठी है उससे सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, और एक और ज़्यादा जो सुपीरियर सुपीरियर तो मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा एविडेंस बेस्ड मेथड जो होता है जिसको हम साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड से सीखते हैं जहाँ डाटा और एविडेंस जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उस नॉलेज के हवाले से। फिर नॉलेज मैनेजमेंट है। अगर नॉलेज इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में तो जाहिर सी बात है ये सवाल भी उभरेगा कि इस नॉलेज को कैसे मैनेज किया जाए, इसका क्या तरीकाकार होगा। इसके हवाले से भी आप ये पहले लोग समझते थे ये साइकोलॉजी के अंदर तो एक इंडिविजुअल जो है वो नॉलेज को रेजर्वायर होता है और वही नॉलेज को मैनेज कर रहा होता है। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है
वो ये इस हवाले से कहती है कि नॉलेज को आप डॉक्यूमेंट करें। जो लोगों के पास नॉलेज है उस नॉलेज को कैसे डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, ताकि आने वाले लोगों को वो नॉलेज जो है मुंतकिल किया जा सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस हवाले से डाटा बेसेस क्रिएट करती है नॉलेज के हवाले से, तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो अदर डिसिप्लिन इन्फ्लुएंस करता है वो लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी जो है उसके अंदर भी आप ये देखते हैं कि मुख्तलिफ किताबों के अंदर जगहों पे मौजूद है नॉलेज, तो उसको वहाँ स्टोर किया गया है उस नॉलेज को, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उस नॉलेज का इस्तेमाल किया जा सके। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसी असूल के ऊपर डाटा बेसिस को क्रिएट करती है। लेकिन आजकल के आप ज़माने में देखते हैं लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गूगल पे क्वेश्चन सही पूछे जाएं, या जो भी सर्च इंजन आप यूज़ कर रहे हैं उस पर अगर क्वेश्चन रेलेवेंट होंगे तभी आपको उसके मुतालिक जो है वो सही नॉलेज आपको मिल सकेगा, यानी सही आंसर आपको मिल सकेगा। फिर आंसर की जो आपको मिले उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन असूल वही है, वो भी आपको जो आंसर मिल रहे होंगे वो किसी जर्नल से, आर्टिकल से, बुक से मिल रहे होंगे। तो उसी लाइब्रेरी के असूल को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेट के ज़रिए से, एक गूगल भी सर्च इंजन के ज़रिए से उन वहाँ से नॉलेज को या वहाँ से इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है। देन फिर एक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग का। When the knowledge and the organizational member have is explicitly known and codified by the organization. ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग से मुराद ये है कि जो वहाँ के मेंबरान जिस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जो वो जानते हैं, जो उनका नॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का मैकेनिज्म बनाए जिसके अंदर वो उस नॉलेज को कोडिफाई कर सकें, उस नॉलेज को प्रिजर्व कर सकें, जिसको वो एक्सप्लिसिटली जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग आपको ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ रूटीन्स में, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में, मुख्तलिफ प्रोसेसेस में आपको नज़र आती है, जिसको आप उनके मुख्तलिफ डिज़ाइन के अंदर मुख्तलिफ काम करने के तरीक़ाकार में आपको नज़र आती है, जो कि उनकी लर्निंग के हवाले से हुई भी होती है। बड़ी बड़ी फर्म्स को देख लें, टेक्नोलॉजिकल फर्म्स को देख लें कि किस तरीके से उन्होंने किन चीज़ों को किस तरीके से सीखा और किस तरह उसको प्रिजर्व किया और किस तरह आगे आने वाले लोगों को उसके हवाले से ओरिएंट किया या फिर उनको समझाया या सिखाया। अब बात यह है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के हवाले से कि ये ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ज़्यादा इसकी अहमियत तब बढ़ गई जब पीटर सेंगे की किताब फिफ्थ डिसिप्लिन में उसने इस बात को लिंक किया कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग का ताल्लुक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ भी है। और इसके हवाले से उसने जब बातचीत की तो जिसमें लोगों ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये कहना कि इंडिविजुअल लर्न करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन लर्न करती है, तो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में लर्न करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल लर्निंग जो है वो उसके ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और ताकि मुख्तलिफ उस अब लेकिन ज़्यादा मकसद ये होता है कि किस तरीके से इसको डॉक्यूमेंटेशन की जाए ताकि उस नॉलेज को प्रिजर्व किया जा सके, क्योंकि एक पर्सन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना ही असर रह लेता है, 20-25 साल 30 साल रह जाता है, उसके बाद तो वो चला जाता है। तो जो उसका नॉलेज है वो उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि वो नॉलेज जो है वो प्रिजर्व किया जाए। तो ये नॉलेज मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल हैं। अब नॉलेज के सोर्सेस क्या हैं, नॉलेज कहाँ से हासिल होता है, नॉलेज कहाँ से लोग समझते हैं। एक तो लर्निंग होती है, अच्छा एक लर्निंग का वर्ड भी है। लर्निंग से मुराद ये होती है, लर्निंग और नॉलेज जो है दोनों साथ साथ चीज़ें चलती हैं। नॉलेज तो वो आइडियाज़ और वो कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, और लर्निंग जो है वो डायनामिक प्रोसेस है जिससे वो नॉलेज जो है मुसलसल क्रिएट भी हो रहा होता है, अपग्रेड भी हो रहा होता है, और उस नॉलेज के अंदर इजाफा भी किया जा सकता है थ्रू लर्निंग। तो इंसान के सीखने का जो अमल है वो उसके इल्म में इजाफा करता है। नॉलेज को आप इल्म में कह सकते हैं, लर्निंग को आप सीखने का अमल कह सकते हैं। अभी जो सीखने का अमल है यानी लर्निंग, ये कहाँ से होती है और ये किस तरीके से नॉलेज के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है। एक तो लर्निंग बाय डूइंग, कि इंसान सीखता है जब वो खुद से मैनेज कर रहा होता है, इंसान सीखता है जब वो खुद से ये काम करता है, इंसान सीखता है जब खुद किसी ऐसी ट्रेड में इन्वॉल्व होता है जिसको वो सीखना चाहता है। लेकिन ये ऐसी लर्निंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स भी होती हैं, और बाय हिट एंड ट्रायल एरर मेथड के साथ भी लोग सीखते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं। इसमें फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, लोग डिस्करेज भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेथड जो है कभी कभार लेंथी भी हो जाता है, लेकिन ये एक सीखने का अमल है जिसके अंदर लोग सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें।
तो ये एक लर्निंग बाय डूइंग। और दूसरा कहानियाँ सुनने से, shared narratives of how things happened in the organization, how problems were experienced and resolved, etc. आपसे पहले जो लोग थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को जब फेस किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया। अभी कहानियाँ अगर डॉक्यूमेंटेड हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लोग सीख लेते हैं। हिस्ट्री एक आपको लेसन भी सिखाती है और हिस्ट्री एक कहानी भी बताती है किस तरीके के साथ चैलेंजेस से लोग जो है पहले कैसे रिजॉल्व किया। तो ये भी आप इससे भी लोग सीखते हैं। ये भी एक तरीका कार है सोर्स ऑफ नॉलेज का, हिस्ट्री और कहानियाँ उसके हवाले से। देन पॉपुलर अकाउंट्स, popular and celebrated accounts of exemplary CEOs usually shared through popular media। जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की केस स्टडीज़ बनाई जाती हैं बड़े बड़ी कंपनीज के हवाले से, जिस तरह कंपनीज हैं आईडीओ है, नोकिया है और पेप्सी, कोका कोला, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके हवाले से केस स्टडीज़ लिखी जाती हैं। और एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इस हवाले से काफ़ी मशहूर है, केस स्टडी टीचिंग मेथड के हवाले से भी, केस स्टडी राइटिंग के भी हवाले से। बहुत सारे केसेस मिल जाते हैं जो पॉपुलर केसेस होते हैं, किस तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया। तो आपको वहाँ से भी एक ये एक मिल जाता है सोर्स ऑफ नॉलेज। वो भी केस स्टडीज़ भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट के हवाले से। और फिर बीइंग क्यूरियस, गुड थ्योरी एंड रिसर्च, कुछ मैनेजर जो होते हैं वो एक प्रॉपर रिसर्च को कंडक्ट करवाते हैं और उसके हवाले से उनकी टेस्टिंग करते हैं और उसके एविडेंस क्रिएट करते हैं। और आजकल तो बिग डाटा भी होता है, इसमें काफ़ी बड़ा डाटा सपोर्ट भी मिल जाती है और उसके ज़रिए से वो कोई एविडेंस क्रिएट होता है तो फिर उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर वो उसको डिसीजन करते हैं। मतलब जो कि आप ये देख लें, कोविड 19 के हवाले से पहले किस किस तरह की थ्योरीज आई। और अगर आप जाएंगे WHO की वेबसाइट पे कोविड 19 एंड मिथ, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने मिथ थे कोविड 19 के हवाले से। और वो कोविड 19 के हवाले से वो मिथ जो है सारे बस्ट हो गए। और क्योंकि उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च उस वक्त मौजूद नहीं थी, बाद में साइंटिफिक रिसर्च जैसे जैसे आई और डिसमिनेट हुई तो लोगों के जो कि पहले प्रोटोकॉल थे इवन हॉस्पिटल के वो भी चेंज हुए। उस हवाले से भी चेंज आई कि वायरस के हवाले से चेंजेस आई, तो वो उसकी बेस बनी उन डिसीजन की, उस साइंटिफिक रिसर्च की जिसने कोविड 19 के प्रोटोकॉल को अपग्रेड किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं नॉलेज की टाइप्स की। और ये डिस्टिंक्शन काफ़ी कुछ पुरानी है लेकिन अभी भी प्रिवेलेंट है कि नॉलेज की टाइप्स क्या है। एक वो नॉलेज है जिसको टेसिट नॉलेज कहा जाता है और दूसरा एक नॉलेज है जिसको एक्सप्लिसिट नॉलेज कहा जाता है। टेसिट नॉलेज, नॉलेज यू एक्चुअली यूज व्हेन यू डू थिंग्स बट यू कैन नॉट नेसेसरली आर्टिकुलेट इट। यानी जो चीज़ें आप करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप बता सकें। और जिन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि इंसान ज़्यादातर जिस चीज़ के बारे में कुछ जानता ज़्यादा होता है लेकिन बताता उस तरीके से नहीं है। अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आपसे अगर पूछा जाए कि साइकिल को किस तरह चलाया जाता है तो हो सकता है आप कुछ लफ्ज़ों के अंदर बताएं, लेकिन एक्चुअली साइकिल चलाने के अंदर क्या क्या चीज़ें, मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो आप शायद करके दिखाएं। तो बहुत सारे लोगों को बताया जाता है साइकिल इस तरह चलाएं, लेकिन उसके बाद जब चलाना एक्चुअली चलाना सीखते हैं तो फिर सीखते हैं किस तरह चलाते हैं। जिस तरह गाड़ी है, अब गाड़ी में तो आपके यानी फिजिकल भी आप यूज़ हो रहे हैं और साथ कॉग्निटिव फंक्शन भी यूज़ हो रहे हैं। वैसे आप समझाएं किसी को गाड़ी चलाना, इस तरह चलाना जी, ये गियर है, ये स्पीड है, ये और ये क्लच है, अगर गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है तो। और लेकिन और ये हैंडल है, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं होता। आपको ट्रैफिक की सेंस होना और ये सारी चीज़ें बात होना, वो सारी मालूमात होना। और फिर किसी तरह कहीं जगहों के ऊपर, जिस तरह आप कुछ जगहों पे आपको पता होता है या फलानी जगह से शॉर्टकट लेके चले जाएंगे और फलानी जगह से हम जो है थोड़ा सा वन वे के भी, अगर हम थोड़ा सा इधर से जाते हैं, और हालांकि कानून की वायलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए लेकिन लोग वहां से करके शॉर्टकट लेके निकल जाते हैं। अब ये नॉलेज कहाँ से आता है? अब ये सारा नॉलेज तो एक किस्म का आपको करने से पता चल रहा है ना, कहाँ से किस तरीके से आपने करना है उसको। तो कई बार आप उसको बता नहीं सकेंगे, उतने एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप उसको करके दिखा देंगे, तो ये टेस्टेड नॉलेज होता है। फिर है एक्सप्लिसिट नॉलेज, जिसको हम कहते हैं knowledge you can consciously talk about and reflect on, usually elaborated and recorded in a such a way that others can easily learn it। कि आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं कि दूसरे भी उसको आसानी से सीख लेंगे। अब जिस तरह ये मैनेजमेंट का नॉलेज इस किताबों के अंदर लिखा हुआ है, अब ये किताबों को आप पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके हवाले से। तो ये एक एक्सप्लिसिट नॉलेज है जो कि लिखा गया है और इसको बताना, इसको एक्सप्लेन करना आसान है। लेकिन
अक्सरियत जो ज़्यादातर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है वो टेसेट लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा होता है कि एक्सपीरियंस मैनेजर जिस काम को करते हैं उस काम को करने से वो चीज़ को सीखते हैं। अब लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि टेसेट से एक्सप्लिसिट नॉलेज की तरफ लेकर जाया जाए उसको, और ताकि आने वाले लोगों के लिए सीखने के अवामिल को आसान किया जाए कि वो आगे आने वाली चीज़ों को सीख सकें। अगर टेसेट नॉलेज जो होगा वो एक्सप्लिसिट नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए एक टेक्निक है जिसको आईडियो भी ने यूज़ किया, और इसको टेक्निक ऑफ वाई कहते हैं कि आप ये काम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और एक वाई पूछें, फिर दूसरा वाई पूछें, फिर तो क्यों 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 करके तीसरे चौथे वाई पे आप उसको ये इस लेवल पे शायद ले आएंगे जहाँ जाके आप उस टेसिट नॉलेज को एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो ये एक मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जिनके ज़रिए से ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है टेसिट नॉलेज को। Now let's discuss about four sources of knowledge creation. The first is tacit to tacit, which is we call the socialization. I think there are many behavioral patterns which you have learned from the other people, but that have not been told, have not been told to you explicitly. इस तरह के आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, उस माहौल के अंदर रहते हुए सीख लेते हैं, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में सीख लेते हैं। इस तरह कोई ट्रैफिक के रूल तो एक्सप्लिसिट होते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें आप ऐसे भी ट्रैफिक के हवाले से सीख लेते हैं जो कि आप वहाँ कर रहे होते हैं, और आपको लगता है कि ये किसी ने सिखाया तो नहीं है, लेकिन बस किसी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर आप उस ट्रैफिक को उसी तरह उस ट्रैफिक के अंदर काम करते हैं। हाँ, हो सकता है उसके एक्सप्लिसिट कानून कुछ और हो। दूसरा एक्सप्लिसिट टू टेसिट, जिसको इंटरनलाइजेशन कहते हैं। ये कुछ बातें आपको एक्सप्लिसिटली पहले बताई गई हों और बाद में वो आपके उस नॉलेज बेस का हिस्सा बन गए। मतलब शुरू के अंदर आप किसी नई जगह पे गए, आपको शुरू शुरू के अंदर वो बातें बताई गई, और ऐसा ऐसा काम को करते 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 वो आपके आपके सबकॉन्शियस का आपका नॉलेज का हिस्सा बन गया, और आपने उस काम को उसी तरह ऑपरेट करना शुरू कर दिया, आपने उस काम को उसी तरह करना शुरू कर दिया, और ये उसकी रूटीन बन गई इस हवाले से। फिर टेसिट टू एक्सप्लिसिट, यानी कि आर्टिकुलेशन, यानी कुछ ऐसी जगह पे जहाँ नॉलेज एग्जिस्ट करता हो उसको एक्सप्लिसिटली लेवल के ऊपर लेकर आया जाए। कुछ कंपनीज ने, जिस तरह आईडियो कंपनी ने कुछ टेक्निक्स यूज़ की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जिसकी वजह से वो नॉलेज जो कि मैनेजर के पास मौजूद है टेसिट लेवल के ऊपर, उसको एक्सप्लिसिट लेवल के ऊपर लाया जाए। और कभी कभार एक और टेक्निक यूज़ किया करती है कंपनी, जिस तरह बाय सेइंग द वर्ड वाई, कि ये जो आप काम क्यों कर रहे हैं, ये आप काम क्यों कर रहे हैं। तो ये क्यों क्यों का पूछने से वो काम जो है उनको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये इस काम का एक्सप्लिसिट रीज़न क्या है करने के हवाले से। दूसरा एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, यानी एक नॉलेज बेस हो और उस नॉलेज को दूसरे नॉलेज के साथ मिलाकर एक नया नॉलेज को क्रिएट किया जाए। मतलब जरा कोविड-19 पहले आया तो उसके बारे में पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, आहिस्ता आहिस्ता और इन्फॉर्मेशन आई और साइंटिफिक उसके हवाले से एविडेंसेस आए, इसके बाद एक और नॉलेज क्रिएट हुआ। अब एक और गाइडलाइन, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन डेवलप होगी जो कि WHO की वेबसाइट के ऊपर है। अब ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन मौजूद है कोविड-19 के हवाले से। इसी तरह जो कि उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से एक ज़्यादा एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो ये फोर सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्रिएशन: tacit to tacit, which is socialization; explicit to tacit is internalization; tacit to explicit is articulation; and explicit to explicit is a combination. Now let's talk about organization learning. Organization learning is the process of detection and creation and correction of errors in the organizational context. So the important question is, can organization learn? If you look into the इंडिविजुअल लर्निंग, जिस तरह अगर आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो गाड़ी चलाना एक कॉग्निटिव प्रोसेस भी है, और फिर साथ उसके फिजिकल एलिमेंट भी है जहां आप अपनी बॉडी को यूज़ करते हुए गाड़ी चलाते हैं। तो इसको अगर आप सीखने के लिए आए तो एक इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको आहिस्ता आहिस्ता ही एक ट्रेन ड्राइवर बनते हैं। और लेकिन आम ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिस्टेक्स करती हैं और मिस्टेक करके उनसे सीखती हैं। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में लोग जल्दी अपनी मिस्टेक से सीख लेते हैं, मिस्टेक्स जल्दी करते हैं और मिस्टेक से फौरी तौर पे सीखते भी हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रोसेस लर्निंग का जिसके ज़रिए थे वो अपनी गलतियों से सीखें। तो कौन सी इंडस्ट्री है जो ज़्यादा जल्दी अपनी गलतियों से सीखती है? तो एयरलाइन इंडस्ट्री। अगर गलती से कोई एयरप्लेन क्रैश हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो उससे वो बड़ी जल्दी सीखते हैं और इसको पूरा एनालिसिस करते हैं ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो
اب یہ بات ہے کیا آرگنائزیشن لرن کرتی ہیں؟ یس، آرگنائزیشن لرن کرتی ہیں. آرگنائزیشن کلچر از ویئر آرگنائزیشن نالج از اسٹورڈ. اچھا، آرگنائزیشن کا کلچر جو ہے وہ اس کے اندر اس کی لرننگ کے حوالے سے، ان کی روٹینز کے حوالے سے، ان کے پروسیجرز کے حوالے سے، ان کے پروسیسز کے حوالے سے انفارمیشن موجود ہوتی ہے. اور آرگنائزیشن کو چینج کرنے کے لیے، آرگنائزیشن کلچر کو چینج کرنے کے لیے آرگنائزیشن کو اپنی پرانی ہیبٹس کو ختم کرنا پڑتا ہے اور نئی چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے. مثلاً اگر آپ امریکن کار مینوفیکچرر کے حوالے سے دیکھیں، جنرل موٹرز ہے یا فورڈ ہے، یہ سب بڑی بڑی گاڑیاں بنایا کرتے تھے. اب لیکن جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں اور آپ کو فرینڈلی، انوائرمنٹ فرینڈلی انجن کی ضرورت ہوئی، جس میں ڈیزل انجن اتنا فرینڈلی نہیں تھا، ایکو فرینڈلی نہیں تھا، اور کچھ جاپنیز کمپنی نے بڑی جلدی اس کو اڈیپٹ کر لیا اینڈ دے کم اپ ود دا انوائرمنٹ فرینڈلی انجنس، اور انہوں نے اس طرح مارکیٹ کو کیپچر کرنا شروع کیا. تو یہ بڑی بڑی جو کمپنیز تھیں ان کو اپنی پرانی ہیبٹس کو چھوڑ کے اس جگہ پہ آنا پڑا. لیکن کبھی کبھار اگر آپ دیر کر دیں ادھر آنے میں اور اس کا لرننگ کر بڑا لانگ ہو، تو کمپٹیشن کی وجہ سے آپ پھر اس طریقے سے اپنے کمپیریٹرز کو میٹ نہیں کر پاتے. اس کے ایک ایگزامپل آپ کو نوکیا کمپنی سے ملتی ہے کہ نوکیا کمپنی لیڈنگ موبائل کمپنی تھی، لیکن وہ مختلف جو ٹیکنالوجیکل چینجز آئیں 3G کی، اور پھر اس کے بعد اینڈرائڈ بیسڈ فون آ گئے، اس طریقے کے ساتھ وہ اتنا تیزی کے ساتھ اپنا آپریٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے وہ کمپٹیشن سے آؤٹ ہو گئے. اب اس طرح 2009 میں جنرل موٹر نے بینکرپسی فائل کی، اور ٹیسلا جو کہ الیکٹرک کار بناتی ہیں، انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو زیادہ انہانس کیا اور بنایا اور ڈیولپ کیا، جو کہ اس کی انوائرمنٹ کے لیے فرینڈلی بھی تھی اور ان کو ٹیکنالوجیکل اس میں ایڈوانسمنٹ بھی ملی. تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو اگر آرگنائزیشن میں چینج کرنا ہے تو آرگنائزیشن کو اپنے جو پرانے اولڈ ہیبٹس ہیں ان کو ری ایڈریس کر کے، ریفلیکٹ کر کے ہی تبدیل کرنا ہوتا ہے، تبھی وہ تبدیلی کی طرف جا سکتی ہیں. اوکے، لیٹس ٹاک اباؤٹ لرننگ ایز اڈیپشن. کس طرح اڈیپٹ ہوتے ہیں لوگ لرننگ کے حوالے سے. اس کے اندر دو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں اور کرس ریگرس کی اس پہ کنٹریبیوشن ہے سنگل لوپ لرننگ اینڈ ڈبل لوپ لرننگ کے حوالے سے. Single loop learning is optimizing skills, refining abilities, and acquiring knowledge necessary to achieve resolution of a problem that requires solving. Whereas double loop learning is changing the frame of reference that normally guides behavior and rethinking the task and whether its accomplishment is beneficial or not. Single loop learning is like learning a PowerPoint. آپ کو پاور پوائنٹ نہیں آتا، آپ اس کو، آپ کو لگتا ہے آپ کی جاب کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس کو سیکھنے کے لیے آپ اس کی ٹریننگ لے لیتے ہیں تاکہ آپ کی جاب جو ہے بہتر طور سے ہو جائے، بہتر پریزنٹیشن بنا سکیں. اس کو آپ کہتے ہیں سنگل لوپ لرننگ. اچھا، ڈبل لوپ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ری تھنک کریں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کیا یہ واقعی بینیفیشل ہے آرگنائزیشن کے لیے، اور آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشل ہے کہ نہیں. مثلا تمام مینیجر بیٹھ کے ری تھنک کریں آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہے، آرگنائزیشن کا ویژن کیا ہے، آرگنائزیشن کا مشن کیا ہے، اور اس ری تھنکنگ کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کام کریں. اس طرح کی ایک ایگزامپل نائکی کی آپ کی بک میں دی گئی ہے کہ طرح انہوں نے ری تھنک کیا اپنی پروڈکٹ کو، اور تاکہ جو وہ یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ افیکٹو ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس ازمپشن کو دیکھا جائے. اور دوسرا ہے کہ جو وہ سنگل لوپ لرننگ تو اس کام کے حوالے سے کہ آپ صرف اس کام کو کر رہے ہیں، جبکہ ڈبل لوپ لرننگ کے اندر ان کام کی ازمپشنس کے اوپر بھی ریفلیکشن کی جائے کہ واقعی یہ کام کیا بینیفیشل ہے یا پھر یہ بینیفیشل نہیں ہے آرگنائزیشن کے حوالے سے. اوکے جی، مارچ ایکسپلین دا کانسیپٹ آف دا knowledge exploitation and the knowledge exploration. Knowledge exploitation and the knowledge explorations. Let's explain that thing. Exploitation of the knowledge occurs through routinization, standardization, and formalization of what is already known and done, doing it more cheaply, quickly, efficiently. And whereas knowledge exploration is involves serendipity, accident, randomness, chance, and risk taking, not knowing what one will find. So ایکسپلائٹیشن آف نالج جو ہے وہ روٹین کے حوالے سے آرگنائزیشن کے کیا اسٹینڈرڈز ہیں، کیا پروسیجرز ہیں، کیا روٹینز ہیں، کتنے افیکٹو انہوں نے یہ روٹینز اور پروسیجرز اپنے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے اندر ہیں،
और एक्सप्लोरेशन से मुराद है इनोवेशन, नई नई चीज़ें का हवाले से उनको डिस्कवर करना, उन प्रोडक्ट्स को लेकर आना। तो ये दोनों जो सिस्टम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में साथ साथ चलते हैं, और ये दोनों मार्च करते हैं कि दोनों ही साथ साथ ज़रूरी हैं। एक एम्बी डेक्सटीरियस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर दोनों प्रोसेसेस को वो लेकर चलते हैं। अगर सिर्फ एक्सप्लोरेशन ही हो, दैट दे आर लुकिंग फॉर द स्टार्स, और उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो एक्सप्लोरेशन के नतीजे में वो नए मटीरियल, नई चीज़ें तो डिस्कवर करेंगे, इन्वेंट करेंगे, लेकिन उसको सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हो और उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत एफिशिएंट हो, और एक्सप्लोरेशन में इतनी एक्सप्लोरेशन की फंक्शन जो है वो स्ट्रांग ना हो, तो उस केस में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक खास रूटीन के अंदर ही रहेगी, और हो सकता है वो रूटीन आउटडेटेड हो जाए और कोई बड़ी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनको इस हवाले से कंपटीशन में रिप्लेस कर जाए। तो दोनों प्रोसेस का साथ होना ज़रूरी है, दोनों प्रोसेस का साथ चलना ज़रूरी है। बहरहाल मार्च का ये भी विजन था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी, ऐसा भी है कि वो रिप्लेस होती चली जाएंगी कि ड्यू टू वो बहुत एफिशिएंट होंगे एक्सप्लोइटेशन में, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सप्लोरेशन के अंदर नई प्रोडक्ट्स लेकर आएंगी, वो प्रोडक्ट्स को वो उनके ज़रिए से उन ऑर्गेनाइजेशन को जो कि हैविली रिलायंस कर रही होंगी एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, उनको वो रिप्लेस करती चली जाएंगी। एम्बीडेक्सटीरियस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से लोगों ने मुख्तलिफ तजर्बात किए हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक सिंपल यूनिट बना लेती हैं, यानी एक छोटा यूनिट बना लेती हैं जो कि इनका काम एक्सप्लोरेशन का होता है। इनका वर्क इन्वायरमेंट ज़्यादा रिलैक्स रखा जाता है, उनको इस लिहाज से स्पेस दिया जाता है जहाँ जहाँ के वो एक्सप्लोरेशन का काम या इन्वेंशन इनोवेशन का काम कर सकें। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन एलिमेंट जो है वो एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर जो होता है वो फोकस कर रहा होता है। Okay, let's talk about driving forces behind knowledge and the learning. So far, we have discussed about the types of the knowledge and the types of the learning. Let's discuss about what are the driving forces behind this knowledge and the learning. And Wenger explained about social learning processes, and that social learning processes which happened in a group, और ग्रुप के अंदर किस तरह की सोशल लर्निंग होती है, और सोशली लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लोग कैसे एक दूसरे के साथ सीखते हैं। आप अपनी एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह आप वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, आप किताब को पढ़ रहे हैं, और होपफुली आपके मैनेजमेंट के नॉलेज में इजाफा कर रही होगी। लेकिन इसके अलावा भी आप सीखते हैं, अपने पीयर से सीखते हैं, जो कि इनफॉर्मल लेवल ऑफ लर्निंग है। अपने ग्रुप फेलोज जो कि आपके साथ लोग बैठे हैं, जो काम करते हैं आपके साथ मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में, उन लोगों से आप सीखते हैं। फिर अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनके साथ अगर आपकी इंटरेक्शन है, आप उनसे भी सीखते हैं। तो इस तरीके के साथ आप उस उनकी कम्युनिटी का पार्ट हैं, तो उस कम्युनिटी का पार्ट होने की वजह से बहुत सारी बातें, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, आप सीख रहे होते हैं। अगर हम कम्युनिटी और प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसीज के हवाले से बात करें, इट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द थ्री एलिमेंट। सेंस ऑफ जॉइंट एंटरप्राइज, द सेंस ऑफ जॉइंट एंटरप्राइज से मुराद है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का जब आप हिस्सा होते हैं, तो फिर आपको ये सेंस ऑफ फीलिंग होती है कि क्योंकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के, रेगुलेशन के, नॉर्म्स के हवाले से हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इट रिप्रेजेंट। मतलब अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी आईएएस का हिस्सा हैं, तो आपको उसके रूल्स रेगुलेशन, आपने बहुत सारी चीज़ें इनके मालूम कर ली हैं, अटेंडेंस के, डिसिप्लिन के, एग्जामिनेशन के, कंडक्ट के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, ये नॉलेज आपके पास मौजूद है, क्योंकि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। जिस तरह अगर आप लेट से पेप्सी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, कोक कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप कहते हैं कि आप क्योंकि इस कंपनी का जब आप हिस्सा बन जाते हैं, तो जो भी उनका है आप क्योंकि सेंस ऑफ एक जॉइंट एंटरप्राइज में आप आ गए हैं, तो आप उसकी कंपनी के हवाले से जो रूल रेगुलेशन है, जो उनके कंडक्ट के रूल्स हैं, वो सारे मालूम करते हैं, और उसकी आप उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, यू बेसिकली प्रैक्टिस दोज रूल्स एंड रेगुलेशन बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। दूसरी बात है रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी कि आप जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती है जब आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। आपको वो इंफॉर्मेशन तब मिलती है जब आप उस इंफॉर्मेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, चाहे मैनेजर और एम्प्लॉय हैं जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में आपकी एक नॉलेज जो है बिल्डअप होती है।
آپ ادھر کام کر رہے ہیں تو آپ بہت ساری باتیں جو ہیں آپ سیکھتے ہیں اپنے ساتھ والے کولیگس کے ساتھ، یا پھر اور بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے سیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہاں کس طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو پرفارم کرتا ہے. تو جو کمیونیکیشن کا ایکسچینج ہو رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر انسان ان چیزوں کو سیکھ لیتا ہے. اس کمیونٹی کے اندر جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو اس پریکٹس کی وجہ سے، ان کمیونیکیشن کی وجہ سے، اس ایکسچینج آف انفارمیشن کی وجہ سے سیکھ لیتے ہیں. تیسری بات ہے شیئر ریپرٹوائر کی. اینڈ شیئر ریپرٹوائر سے مراد یہ ہے کہ جو نالج اس کمیونٹی کے حوالے سے مختلف سٹوریز میں، مختلف ریچولز میں، مختلف ڈاکومنٹس میں سیو ہے، اس تک آپ کی ایکسیس ہو جاتی ہے. ان سٹوریز کو آپ کو سنایا جاتا ہے، ان سمبلز کے معنی آپ کو بتائے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے تاکہ وہ جو شیئرڈ نالج ہے وہ آپ تک بھی پہنچے. وہ ہسٹوریکل آرٹیفیکٹس کا نالج ہو سکتا ہے، سمبلز کا نالج ہو سکتا ہے، سٹوریز ہو سکتی ہیں، مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، واقعات ہو سکتے ہیں، ایونٹ ہو سکتے ہیں جو کہ شیئر کیے جائیں تاکہ آپ کو اس کمیونٹی کے حوالے سے وہ نالج جو ہے آپ تک پہنچ جائے. اچھا، اب یہ ایک آرگنائزیشنل باؤنڈریز ہوتی ہیں. آرگنائزیشنل باؤنڈریز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائڈ کرتی ہے اپنی باؤنڈریز کے حوالے سے، لیکن جب آرگنائزیشن لرن کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ باؤنڈریز جو ہیں وہ تھوڑی بلرڈ ہو جاتی ہیں. بلرڈ اسینس میں ہو جاتی ہیں کہ ان کو بلرڈ آپ کو میں اس سینس میں کہوں کہ ایک قسم کا امورفس ہو جاتی ہے. امورفس باؤنڈریز مطلب ہے کہ آرگنائزیشن آر ناؤ اوپن فار دا لرننگ، کہ وہ آپ دے آر اوپن فار دا لرننگ، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اوپن اپ کرتی ہیں. اور اس کا جو ٹولز ہو سکتے ہیں، جو اس کے طریقہ کار ہو سکتے ہیں، اس کے اندر لوگ، ایسے لوگ مثلا ایک آپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جو کہ آپ کی آرگنائزیشن میں بھی ہیں، اور وہ کہیں اور بھی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کسی اور آرگنائزیشن میں، اور وہ وہاں دیکھتی ہیں کوئی پریکٹس جو کہ ان کو پسند آتی ہے وہ یہاں بھی لے کر کوشش انٹروڈیوس کرتی ہیں کہ بھئی یہ پریکٹس یہاں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ لوگ بھی جو ہیں وہ ایک قسم کی باؤنڈری اسپیننگ ایکٹیویٹی، یعنی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں آرگنائزیشن کے حوالے سے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جن کی ملٹیپل آرگنائزیشن ممبرشپ ہو تو لوگ ان کی اونرشپ کو کہیں کہ بھئی ان کی اصل میں لائلٹی جو ہے وہ کس آرگنائزیشن کے ساتھ ہے. اس پہ لوگ کر سکتے ہیں کوشچن، لیکن ادروائز یہ پیپل جو ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں آرگنائزیشن کے لیے کی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کرنے میں اور ان کے لیے اس کی آرگنائزیشن کی باؤنڈریز کو اوپن اپ کرنے میں تاکہ وہ نئی باتیں سیکھ سکیں، اس حوالے سے یہ ایز اے ٹول بن سکتے ہیں. دوسرا آرٹیفیکٹس ہیں. آرٹیفیکٹس وہ سمبلز ہیں، بلڈنگز ہیں، سائنس ہیں جن کے ذریعے سے آرگنائزیشن مختلف نئی نئی چیزیں سیکھ سکتی ہے. کئی بار لوگ اپنے برانڈ کا نام چینج کر دیتے ہیں، برانڈ کی آئیڈینٹی چینج کر دیتے ہیں، سمبل چینج کر دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی آرگنائزیشن کو ہم ایک نیو لک دے دیں، ایک نئی طریقے سے کرنے کے بعد وہ بلڈنگ اپنی چینج کر لیتے ہیں. تو یہ سارے آرٹیفیکٹس کی تبدیلی کرنا اندر، مثلا کلاس روم کا سیٹ اپ چینج کر دیں، کلاس روم کو نئے سیٹ اپ کے اندر لے آئیں، نئی چیزوں کے اندر لے آئیں، ایک نئی لک دے دیں. اس بات کو اظہار کرنے کے لیے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس چیزوں کو، نئی نئی چیزوں کو سیکھ رہی ہے، نئی نئی چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. اور پھر تیسری سورس ہے انٹریکشن ود ادر پیپل ورکنگ ان دی ادر آرگنائزیشن. جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں جب دوسرے آرگنائزیشن کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اگر وہاں کوئی پریکٹسز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن انٹریکشنز ہو رہی ہیں، گروپس اگر ایکسچینج ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی کولیبوریشن ہو سکتی ہے. لیکن یہ کئی بار کچھ لوگ اس کو آئیڈیلسٹک سمجھتے ہیں، اس سینس میں کہ ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کو باتیں کیوں سکھائے گی کیونکہ وہ خود سیکھ چکی ہے. کوئی نہ کوئی اس کا انٹرسٹ ہوگا تبھی یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، ادروائز ایسی انٹریکشن جو ہے کافی کم ہوتی ہے جس کے اندر ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کو وداؤٹ اینی انٹرسٹ کچھ سکھائے. Collaborative relations involve the process of sharing resources, including ideas, know-how, technologies, and staff between two or more different organizations in order to create a solution to the given problem. It's more like I've already said, it's an idealistic situation where the people, organizations are collaborating with each other to come up with a joint solution, but sometimes organizations join hands together for that particular problem because that solution, that problem, if that problem is a common problem for both organizations. مثلاً اس کی اگزامپل ابھی آپ کووڈ نائنٹین کے حوالے سے دیکھ لیں. اب کووڈ نائنٹین میں جب یو کے اندر وینٹیلیٹرز کی کمی ہو گئی
तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वेंटिलेटर नहीं प्रोवाइड कर सकती, बल्कि तमाम लोगों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो वही जो उनकी एक महदूद तादाद में वेंटिलेटर की प्रोडक्शन हो रही थी पर वीक, और उसकी प्रोडक्शन की तादाद को उन्होंने 1500 तक पहुंचाया टू मीट दैट नेशनल चैलेंज। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल के ऊपर जब नेशनल चैलेंज आ जाए तो फिर कोलैबोरेट करती हैं, ताकि उस नेशनल चैलेंज से एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसको मीट ही नहीं कर सकती, इतना कोविड-19 की सिचुएशन थी, इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया ताकि उस चैलेंज को वो मीट कर सकें। अच्छा, लर्निंग पैराडॉक्स। लर्निंग पैराडॉक्स से मुराद ये है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की बात करते हैं तो हम ये जो दो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और लर्निंग, ये एक पैराडॉक्स ही है, और इसको ऑक्सीमोरॉन भी कहा गया है एक राइटर ने। उसकी वजह ये कि उसने कहा ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म आपने साथ इकट्ठी जोड़ दी हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का तो बुनियादी मकसद ऑर्गेनाइज करना है रिसोर्सेज को, लोगों को, और लर्निंग जो है वो एक ओपन एनवायरनमेंट चाहती है, उसके लिए रिलैक्स एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओपननेस होनी चाहिए ताकि लोग उन चीज़ों को सीख सकें। तो ये दोनों टर्म जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है, इनको साथ रखना ही कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन इस सेंस में एक किस्म का पैराडॉक्स है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग लर्न करें, और दूसरी तरफ उनको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होना बड़ा डिफिकल्ट है। तो यही इसको लर्निंग एज अ पैराडॉक्स के हवाले से कहा गया है कि लर्निंग हैपन्स व्हेन द ओल्ड एंड द न्यू क्रिएट टेंशंस। देखिए भारी टेंशंस मौजूद रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ जो ओल्ड है वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, और जो नई नई बातें, नई नई चीज़ें जो हैं वो उस ओल्ड स्टेटस को चैलेंज करती हैं। तो ये एक किस्म की टेंशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्ट इन जो है वो मौजूद रहती है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट थ्री मेटाफर्स फॉर लर्निंग, कि लर्निंग किस तरह, ये जो एक आपसे भी ये जो पैराडॉक्स डिस्कस किया ऑर्गेनाइजिंग और लर्निंग का, इसकी टेंशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। एक तो ये है कि ह्यूमर को यूज़ किया जाए, जोक्स को यूज़ किया जाए, और जोक्स और ह्यूमर के ज़रिए से भी अगर कोई टेंशन है उसको रिलीज़ किया जा सकता है। कभी कभार कोई बात जो हंसी मजाक में कर दी जाती है वो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है, और लोग उसको इतना बुरा भी नहीं मानते, रादर देन जो बहुत सीरियस करके उस टेंशन को हाईलाइट करके किया जाए। तो ह्यूमर एक तरीका कार हो सकता है जिसकी वजह से उस टेंशन को थोड़ा कम किया जा सकता है। और कई बार लोग कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में बादशाहों के पास जो थे वो हुआ करते थे, जिसको कहते दरबारी मसखरे हुआ करते थे, और कई बार वो मसखरे ही जो थे वही सच बोल रहे होते थे। और कभी कभार ऐसा जोक जो कि रियलिटी के ज़्यादा करीब हो, उस पर लोगों को ज़्यादा हंसी आती है, क्योंकि वो तो रियलिटी से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उसका कभी कभार हम रियलिटी का जो कि ह्यूमरस एलिमेंट है, उसका जो कि फनी एलिमेंट है, वो इग्नोर कर देते हैं, और हम लाइफ में इतने सीरियस हो जाते हैं, इसकी वजह से वो टेंशन जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन से मुराद ये है कि छोटी छोटी तब्दीली कर लें काम को इम्प्रूव करने के हवाले से, रादर देन कोई आप बड़ी रेडिकल शिफ्ट लें। थोड़ी थोड़ी तब्दीली करके उस काम को इम्प्रूव कर लें, स्टेप बाय स्टेप कर लें। ओवरनाइट बड़ी बड़ी चेंजेस एक्सपेक्ट मत करें, ना करने की कोशिश करें। उस सूरत के अंदर भी ये जो टेंशन है लर्निंग और ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से, उसको कम किया जा सकता है। तीसरा है स्मॉल विंस, कि रादर देन किसी बड़े ही विन का इंतजार करें कि पूरे का पूरा सिस्टम एकदम तब्दील हो जाए। जिस तरह मैंने पहले भी बात की इम्प्रोवाइजेशन के अंदर स्मॉल प्रैक्टिस चेंज के हवाले से, लेकिन स्मॉल विंस के हवाले से कि छोटी छोटी बातों के हवाले से भी जो जीत हो जाती है आपकी, तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है। जिस तरह फेमिनिस्ट के हवाले से बात की जाती है कि फेमिनिस्ट कहते हैं कि जनाब ये तमाम रूल्स रेगुलेशन और लेजिस्लेशन ही को तब्दील किया जाए, क्योंकि इसमें एक पर्सपेक्टिव जो है वो ज़्यादा हाईलाइट है। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली हो जिसमें सारे का सारा लेजिस्लेचर प्रोसीजर तब्दील किया जाए। तो उससे पहले जो छोटी छोटी तब्दीलियाँ जिनकी उन्होंने निशानदेही की, जिस तरह उन्होंने कहा मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके अंदर जो है वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को भी इंक्लूड किया जाए। जिस तरह चेयरमैन है, और तो चेयरमैन के अंदर मैन का वर्ड है। इस तरह की तब्दीलियाँ, छोटी छोटी तब्दीलियों को भी आइडेंटिफाई उन्होंने किया। अब कई जगह भी लोग चेयरपर्सन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो बहर ये सब तब्दीलियाँ भी के ज़रिए से इस टेंशन को जो कि ऑर्गेनाइजेशन और लर्निंग के दरमियान है उसको कम किया जा सकता है। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन द लर्निंग एंड द ऑर्गेनाइजिंग, और अगर इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके करंट प्रैक्टिसेस हैं और लर्निंग क्योंकि रिक्वायर करती है कि चीज़ों को ओपन अप किया जाए, अगर ये टेंशन है तो क्या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वाकई ज़रूरी है? क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग की इम्पोर्टेंस है इस तरीके से जितना है इसको लिटरेचर के अंदर हाईलाइट किया जाता है? सो क्या इफ लर्निंग इज सो गुड इज नॉन लर्निंग सो बैड?
ऐसा नहीं है, ब्रंसन ने आइडेंटिफाई किया कि नॉन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि इतनी अडेप्टिव नहीं होती नई नई चेंजेस के हवाले से, जिस तरह के लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि जैसे ही उनके इन्वायरमेंट के अंदर कोई तब्दीली आती है तो वो अपने भी इस हवाले से तब्दीली करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो तब्दीली के साथ वो अडेप्ट कर सकें। लेकिन नॉन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो उस जो उनकी एक्चुअल प्रैक्टिस है और जो कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक समझ लें जो कि तब्दीलियाँ उनके इन्वायरमेंट में हो रही हैं उसके हवाले से जो गैप है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं और जो कि इन्वायरमेंटल डिमांड्स हैं उसके अंदर एक गैप एग्जिस्ट करता है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। मतलब अक्सर कई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो बजट डेफिसिट पे चल रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद बजट डेफिसिट के अंदर रहते हुए भी ऑपरेट कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने इस कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सेप्ट किया हुआ होता है कि बजट डेफिसिट्स तो हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस बजट डेफिसिट के रहते हुए वो सारे काम करने होते हैं। तो जिस तरह की तब्दीलियाँ हो रही होती हैं उस तब्दीलियों के हवाले से वो उसको नॉर्मली समझते हैं और उस नॉर्मल समझते हुए उनके हवाले से वो प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। और वो इसके हवाले से जब वो काम करते हैं तो इस लिहाज से नॉन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कहीं बल्कि एक किस्म का उनको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो उस तरीके के साथ उन पे प्रेशर नहीं होता कि इनको अब फौरी तौर पे अपने आप को तब्दील करना है। एंड नॉन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बी गुड बिकॉज इट अलाउज फॉर टॉलरेंस फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। टॉलरेंस फॉर कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो उनकी प्रैक्टिसेस में और उनके एक्शंस में और उनकी बातों के हवाले से है। अगर इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन आती भी हैं तो इन कॉन्ट्रडिक्शन को वो नॉर्मल समझते हैं और नॉर्मल समझकर वो जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही होती हैं। तो एक टॉलरेंस फॉर कॉन्ट्रडिक्शन, जबकि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को होता है कि हमें जैसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, कोई नई चीज़ आ गई है तो उसको कैसे अडेप्ट किया जाए। अच्छा, नॉन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इट अलाउज रूम फॉर ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रेशन। और वैसे डिस्क्रेशन से मुराद है कि उन पर ये प्रेशर नहीं होता, अगर आप कोई नई चीज़ आ गई है, नई चेंजेस आ गई तो उनको खुद से फौरी तौर पे तब्दील करना है। ये उनका डिस्क्रेशन है कि वो किस तरह तब्दील करते हैं, किस लेवल पे तब्दील करते हैं, कब तब्दील करते हैं। और वो एक एम्बिगिटी के अंदर ऑपरेट करने की उनकी सलाहियत जो है उन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो ये इस हवाले से नॉन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है आप ये समझ सकते हैं कि एक डिफरेंट तरीका कार है जिसके जरिए से वो एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव भी करते हैं और आगे की और सरवाइव करते हैं और उस प्रैक्टिस को जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन रूटीन्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं एक रूटीन मैनर के अंदर। और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इसकी एक एग्जांपल है। Okay ji, let's talk about the power of the learning. There is a link between the knowledge management and scientific management. और जिस तरह कि आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी डिस्कस किया था कि टेलर का एक बुनियादी मकसद ये भी था साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डिवाइस करने के हवाले से कि वो नॉलेज जो कि क्राफ्टमैन के पास है उसको ट्रांसफ़र किया जाए मैनेजर के पास, ताकि मैनेजर जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू द थिंग्स। और इस हवाले से उसने जो बात की क्योंकि वो जानता था नॉलेज एक पावर है, और लेकिन ये एक किस्म का एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है कि आप क्राफ्टमैन से उसके नॉलेज को कैसे अलहदा करेंगे, क्योंकि क्राफ्टमैन को वो नॉलेज एक अप्रेंटिसशिप के ज़रिए से वो सामने आता है, वो डेवलप होता है। तो पर्सन को उस एक्सपीरियंस से और उस पर्टिकुलर नॉलेज से अलहदा करना बड़ा एक डिफ़िकल्ट सा काम है। लेकिन यही नॉलेज मैनेजमेंट का भी यही प्रिंसिपल है, किसी तरीके से उस नॉलेज को जो कि टेसिट लेवल के ऊपर है उसको एक्सप्लिसिट लेवल के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग जो है वो हो सके। इस हवाले से इसके हवाले से फोकाल्ट की भी अंडरस्टैंडिंग है। फोकाल्ट जो है वो इसको लेता है जैसे ना कि आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग को वो कंसिडर करता है लाइफ लॉन्ग एग्जामिनेशन के साथ, कि इस तरह अगर आप जब लोगों को मुसलसल आप लर्निंग की तरफ जब लेकर जाते हैं, अगर उनको मुसलसल सीखने के अमल की तरफ लेके जाते हैं तो एक्चुअली आप उनको उनके नॉलेज को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुसलसल टेस्ट करते रहते हैं। इस तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस असेसमेंट सेंटर्स बनाना, उसका बुनियादी मकसद उनके लर्निंग को उनके नॉलेज को मुसलसल टेस्ट करते रहना। तो एक परफॉर्मेटिव मैकेनिज्म है जिनके ज़रिए से मुसलसल एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में और टेस्ट के
प्रेशर के अंदर रखना लोगों को, इंडिविजुअल्स को। उसने कहा कि जो एग्जामिनेशन है, जिस तरह आप लोग भी एग्जामिनेशन से गुजरते हैं, मुख्तलिफ मेथड और मुख्तलिफ असेसमेंट से गुजर रहे होते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि आपको उस पर्टिकुलर नॉलेज के हवाले से असेस किया जाए। इसी तरह एग्जामिनेशन के फकाल्ट कहता है कि देयर आर थ्री थिंग्स विच इज द हार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। वन इज द विजिबिलिटी, द लर्नर इज फुली ऑब्जर्वेबल एंड द एग्जामिनर इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। एग्जामिनर उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है और जो कि लर्नर हैं वो फुली ऑब्जर्वेबल होते हैं। उनकी तमाम जो एक्शंस होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनको एग्जामिनेशन दिया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है। दूसरा उसने कहा था इंडिविजुअलिटी, अ ग्रुप इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिरार्की ऑफ इंडिविजुअल्स रैंक्ड एंड रेटेड। एक ग्रुप के को जो है तकसीम कर दिया जाता है, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस को मुख्तलिफ इंडिविजुअल के साथ रैंक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अब उसके अंदर जो इंडिविजुअल की अपनी एबिलिटीज़ हैं, अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं, वो कंपैरिजन नहीं हो रहा होता, बल्कि वो एक पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जा रहा होता है। देन केसेस, पीपल आर केसेस टू बी डॉक्यूमेंटेड, कंपेयर्ड एंड ऑब्जेक्टिफाइड। लोगों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है, उनके नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पास वो नॉलेज जो है वो रहे। और कई बार ऐसी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके मुकाबले में नॉन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बेहतर परफॉर्म कर लेती हैं। और उसकी वजह ये होती है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मुसलसल इस प्रेशर में भी होती हैं कि अगर आप जो मुख्तलिफ नॉलेज आ गया है लोगों के अंदर, उसको डॉक्यूमेंट कैसे किया जाए, उस एक्सप्लिसिट नॉलेज को, उस टेसिट नॉलेज को एक्सप्लिसिट नॉलेज के ऊपर कन्वर्ट किया जाए। और ख़ासतौर पर ये प्रॉब्लम उनके लिए तब ज़्यादा होता है जब वो डाउन साइजिंग की तरफ जाती हैं। डाउन साइजिंग जब करती हैं और ऐसे लोग जब जाते हैं तो उनके लिए ये प्रेशर पुटअप होता है कि अब उस नॉलेज को कैसे रिजाइड किया जाए, कैसे कंटेन किया जाए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बहरहाल लर्निंग के हवाले से इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीपल शैल बी ओपन फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स, और ताकि लोगों से गलतियां होती हैं और गलतियां होकर उनसे रिफ्लेक्ट करना, उसको सीखना। एरर अवॉइडेंस का कल्चर जो है वो लर्निंग की तरफ नहीं लेकर जाता। फिर ह्यूमर एक रोल प्ले करता है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि ह्यूमर का एक रोल है जिसके जरिए से इस टेंशन को लर्निंग और ऑर्गेनाइजिंग की कम किया जा सकता है। देन इम्प्रोवाइजेशन, ये किस तरीके से छोटी छोटी तब्दीलियां करके, छोटी छोटी चेंजेस करके, इंक्रीमेंटल चेंजेस करके जो है पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके।